सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन ग्राफिक नॉवेल की जो माइथोलॉजी को सिर्फ रिटेल ही नहीं करती बल्कि उसे कम्प्लीटली चेंज कर देने की हिम्मत भी रखती है। क्योंकि देखो, हम सभी बचपन से सिर्फ एक ही कहानी सुनते आए हैं जहाँ पर मेन फैक्टर बस इतना होता है कि जो देव हैं वो हीरोज हैं और असुर विलेन्स। लेकिन क्या हो अगर एक दिन अचानक हमें ये पता चलता है कि अब तक जो भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, सुनी है, वो सभी सिर्फ विनर्स ने लिखी है। और क्या हो अगर जिन्हें हम सिर्फ राक्षस समझते हैं असल में वही सबसे बड़े विक्टिम्स हो। और क्या हो अगर एक नॉर्मल मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाली लड़की इस पूरे कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रॉपर सेंटर बन जाए। यही कहानी को एक्सप्लोर करती है नीलाक्षी द क्वेस्ट फॉर अमृत। और ये एक नॉर्मल फैंटेसी कॉमिक से कई ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर माइथोलॉजी, फिलोसफी और साइंस फिक्शन का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। और यहाँ पर रीडर्स का मानना है कि इसके हर एक चैप्टर के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी अंदर से हिलने लग जाता है। तो बिना यहाँ पर देर करे आज के वीडियो में बात करते हैं नीलाक्षी की और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉमिक की कहानी क्या है, ये वर्ल्ड कैसा है और यहाँ पर नीलाक्षी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेट्स जस्ट डाइव इन। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना होगा कि नीलाक्षी की दुनिया हमारी ट्रेडिशनल हिंदू हिस्ट्री नहीं है, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि ये कहानी उस हिस्ट्री से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ इसके क्रिएटर्स एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हिस्ट्री को दूसरी नजर से देखा जाए तो आखिर में कहानी कैसी लगेगी। नॉर्मली हम देवों को ऑर्डर, लाइट और गुडनेस का एक सिंबल मानते हैं और असुरों को डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन का, लेकिन इस कॉमिक्स में ये बाउंड्रीज कहीं ना कहीं थोड़ी ब्लर सी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे असुर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं हैं, उनके पास अपनी सिविलाइजेशन है, अपना कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सफरिंग भी। और उनके हिसाब से सारे ही देव कोई डिवाइन सेवियर नहीं है, बल्कि एक पावर हंग्री रूलर्स बन चुके हैं जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए हिस्ट्री को ही मैनिपुलेट कर दिया। और इसी पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से इस कॉमिक का हर एक कॉन्फ्लिक्ट मॉरली ग्रे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्योर हीरो या विलेन नहीं है, बस उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। और अब यहाँ पर कॉस्मिक लेवल से अगर मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाएं, तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर नीला है कौन। तो यहाँ पर नीला एक्चुअली में स्टोरी की मेजर प्रोटैगनिस्ट है, जो इंटरेस्टिंगली खुद को नील बुलाना पसंद करती है। और शायद तुम्हें ये कॉमिक पढ़कर ही समझ आएगा कि ये नॉर्मल नील है या तो वो आई एम द नील, आई एम द मैन, रॉक स्टार, सुपरस्टार वाली। और यहाँ पर जब हम पहली बार नीला से मिलते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी सी लाइफ ही जी रही होती है, जब अचानक से एक मिस्टीरियस सा इवेंट उसे एक दूसरे रेल में ले जाता है और इसी मूवमेंट से उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। और यहाँ पर इस दूसरे रेल में उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा डीप सी और काफी ज्यादा बड़ी सच्चाई आती है कि शायद वो सिर्फ एक नॉर्मल सी ह्यूमन यानी नीला नहीं, बल्कि वो है नीलाक्षी, एक ऐसी एंशिएंट मिथिकल गॉडेस जिसका जिक्र एक काफी पुरानी यानी एंशिएंट प्रोफेसी में हजारों सालों से कई बार मिलता आया है। और ये जो पूरा रिवील है वो सिर्फ एक चोजन वन का ट्रोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी कॉमिक इस आइडेंटिटी के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लोर भी करती है। और इस कॉमिक का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर असल में हम हैं कौन, जो दुनिया हमें बताती है, जो हम खुद बिलीव करते हैं, या फिर वो जो डेस्टिनी हमारे लिए डिसाइड करती है। और यहाँ पर नीला के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी रियलिटी को एक्सेप्ट करना भी होता है। क्योंकि ऑनेस्टली देखा जाए तो एक मॉडर्न सी टीनेजर के लिए इतनी बड़ी एंशिएंट मैथोलॉजिकल प्रोफेसी का हिस्सा बन जाना एक काफी बड़ी बात होती है। क्योंकि जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में वो अपने आप को बस एक नॉर्मल लड़की ही समझती है, वहीं इस दूसरे रेल में उसके सामने ये सच्चाई आती है कि वो असल में किसी दूसरे सिविलाइजेशन की अकेली होप है और एक बड़े कॉस्मिक वॉर के बीच में सेंट्रल पॉइंट थी। और इन सारी चीजों, इन सारे रेवलेशंस के बीच में खुद को पाना एक काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग चीज हो सकती है। और इसी वजह से रीडर्स का मानना है कि नीलाक्षी का कैरेक्टर काफी ज्यादा रिलेटेबल भी है। नीलाक्षी का मतलब ही होता है ब्लू आइड वन। इंडियन हिस्ट्री में ब्लू कलर मोस्टली डिविनिटी का सिंबल माना जाता है। विष्णु और शिव भगवान का हमेशा से एसोसिएशन ब्लू कलर से ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर सिर्फ एक डिवाइन पावर का सिंबल नहीं है। ब्लू आईज उसकी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमें ये बताता है कि नीला किसी एक दुनिया की नहीं है, ना वो कम्प्लीटली ह्यूमन है, ना वो डीमन वर्ल्ड का एक हिस्सा। वो दोनों सिविलाइजेशंस के बीच एक ब्रिज बन सकती है। और यहाँ पे डार्क मेडन का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में डार्कनेस को हमेशा इविल नहीं माना जाता। हमारी माँ काली भी डार्क है,
और हमारी रात भी काली होती है। और यूनिवर्स को देखने जाओगे तो वहाँ पे भी एक डार्क इन्फिनिट स्पेस होती है। और इस कॉमिक में डार्कनेस इग्नोरेंस नहीं बल्कि अनएक्सप्लोर्ड ट्रुथ का एक सिंबल बन जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें कॉमिक के सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट की, तो वो होने वाला है यहाँ पर असुरों का रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो जनरली कोई भी कहानी सुनोगे, कहीं भी वीडियो देखोगे, तो वहाँ पर असुरों या राक्षसों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाइगैंटिक मॉन्स्टर्स जैसा ही होता है, जिनका मेजर काम होता है आधी स्टोरीज में हीरोज को परेशान करना और लेटर हाफ में हीरोज से हार जाना। मगर ये कॉमिक नीलाक्षी असुरों को भी एक कम्युनिटी की तरह ही दिखाती है, जहां पर उनके इमोशंस, उनके पॉलिटिक्स, उनके पूरे कल्चर पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका वर्जन ऑफ ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पर कॉमिक में कई बार ये हिंट सामने आता है कि पूरी जो हमारी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं विक्टर्स नहीं लिखी है, यानी कि उन लोगों ने जिन्होंने विक्ट्रीज हासिल की हैं, देवों ने। यानी कि अगर हर वॉर में देव जीतते गए तो नेचुरली उनका जो वर्जन था, उनकी जो स्टोरी थी, उसी को सच मान लिया गया। मगर यहाँ पर डिफीटेड साइड की कहानी यानी कि असुरों की कहानी शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं। और एक कॉमिक काफी ब्रिलियंटली ही इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर देती, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन अपने हीरोज को और अपने विलन्स को एक तरह से खुद ही डिफाइन करती है। और इसीलिए अल्टीमेटली ये जो पूरी कॉमिक है, इसकी जो पूरी कहानी है, वो उसके रीडर्स को एनकरेज करती है एक चीज को समझने के लिए कि वो हर एक नैरेटिव को ब्लाइंडली ही एक्सेप्ट ना कर ले। यू मस्ट एंड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अब आगे अगर बात करें इसके टाइटल की मीनिंग की, तो यहाँ पे हमें नीलाक्षी के बाद क्वेस्ट ऑफ अमृत लिखा दिखता है। और ट्रेडिशनल हिस्ट्री में अमृत एक इमॉर्टैलिटी का ही नेक्टर है। समुद्र मंथन के बाद देव और असुर उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन नीलाक्षी की कहानी में अमृत सिर्फ इमॉर्टैलिटी का ही सिंबल नहीं है, ये असल में पावर, फ्रीडम, पॉलिटिकल कंट्रोल और बैलेंस रिस्टोर करने का सिंबल है। और यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है कि अमृत किसके पास जाएगा, असल क्वेश्चन ये है कि कौन डिजर्व करता है इतनी एब्सोल्यूट पावर। और अगर किसी ऑप्रेस सिविलाइजेशन को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाए तो क्या वो खुद भी ऑप्रेसर बन जाएगी। और ये कॉमिक इसी पूरे डिलेमा के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। अब बात करें यहाँ पर प्रोफेसी के स्टेटस की, तो नॉर्मली हर एक स्टोरी में जो प्रोफेसीज होती हैं वो फ्यूचर को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती है, मगर नीलाक्षी की कहानी में ये प्रोफेसी ही उसका सबसे बड़ा बर्डन है। क्योंकि जब बचपन से ही किसी को बता दिया जाए कि तुम ही हो जो इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है, तो आखिर में उसके पास एक्चुअल में फ्रीडम बचती भी है या नहीं। क्या नीला यहाँ पर सारे डिसीजंस खुद की मर्जी से ले रही है, या ये सब चीजें असल में उससे ये डेस्टिनी या उसकी प्रोफेसी ही करा रही है। और यहाँ पर ये भी एक बड़ा क्वेश्चन प्रेजेंट होता है कि क्या ये प्रोफेसी कहीं ना कहीं नीला को भी मैनिपुलेट कर रही है। और ये जो पूरा डेस्टिनी और फ्री विल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये कॉमिक नीलाक्षी काफी इंटरेस्टिंगली ही बिल्डअप करती है। और इसी वजह से यहाँ पर कॉस्मिक वर्ल्ड में नीला का हर एक डिसीजन काफी ज्यादा इमोशनली हैवी फील होता है। और एक और यूनिक एस्पेक्ट है इसका माइथो साइफाई अप्रोच। क्रिएटर्स यहाँ पे हिस्ट्री को म्यूजियम पीस की तरह यूज नहीं करते, वो उसे एक लिविंग यूनिवर्स बना देते हैं। एंशिएंट प्रोफेसीज, फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, ऑल्टरनेट रेल्म और कॉस्मिक फोर्सेस एक ही नैरेटिव का पार्ट बन जाती हैं। और इसका मेजर रिजल्ट ये होता है कि कॉमिक कभी फैंटेसी नहीं लगती और कभी प्योरली साइंस फिक्शन भी नहीं, क्योंकि दोनों जॉनर्स यहाँ पे नेचुरली मर्ज हो जाते हैं। और अगर इस कॉमिक की एक प्रॉपर सेंट्रल थीम चूज करनी हो, तो वो यहाँ पर ऑब्वियसली होने वाली है आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पर नीला कॉन्स्टेंटली दो बड़े वर्ल्ड्स के बीच में खड़ी है। एक तरफ उसकी ह्यूमन मॉडर्न लाइफ है और दूसरी तरफ उसकी प्रोफेसी, यानी एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि उसकी पूरी लड़ाई इमोशंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। और ये कॉमिक रिपीटेडली हम लोगों के सामने ये चीज रखती है कि आइडेंटिटी बर्थ से ही डिफाइन नहीं होती। हर एक इंसान की आइडेंटिटी उसकी चॉइसेस से बनती है। और शायद इसीलिए नीलाक्षी की भी यहाँ पर पूरी जर्नी एक फिजिकल सी जर्नी से ज्यादा एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल जर्नी बन जाती है। तो ओवरऑल नीलाक्षी द क्वेस्ट फॉर अमृत उन सभी इंटरेस्टिंग इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स में से एक है जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं एक दूसरे नजरिए से देखती है, जहाँ ये एक नया ऑल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट कर देती है, जहाँ पर हर एक मिथ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। और अगर तुम्हें माइथोलॉजी, फैंटेसी या मॉरली करेक्ट स्टोरीज पसंद है, तो हमारे हिसाब से नीलाक्षी को तुम्हें एक चांस जरूर देना चाहिए। तो यही थी पूरी नीलाक्षी की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।